जी जनाब। तो अब हम बात करेंगे जी एक और टाइप की टेस्टिंग की जिसे हम काई स्क्वायर टेस्टिंग कहते हैं, और इसको नॉर्मली एक्स से लिखा जाता है और एक्स के ऊपर 2 यानी कि स्क्वायर से प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, काई स्क्वायर टेस्टिंग है क्या और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, ये चीज़ हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। देखिए जनाब, हम लोगों ने कहा कि एक होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कि सिंपल थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जनाब एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इट इज़ क्लेम्ड दैट, एक क्लेम था और वो ये था कि किसी मशीन के अंदर जो उनकी मीन जो प्रोडक्शन वेट है दैट इज़ 15 kg, राइट, या 15 ग्राम की जो कैंडी बार है वो बनती है, या इस तरह की बहुत सारे हमने मीन्स देखे थे। एक्चुअली ये वो क्लेम था जो पॉपुलेशन के बारे में किया जा रहा था और हम इस क्लेम को टेस्ट कर रहे थे। जब हम इस क्लेम को टेस्ट कर रहे थे तो हम कैसे टेस्ट कर रहे थे, हम एक सैंपल ले रहे थे और हम ये देखते थे कि क्या वो सैंपल इस पैटर्न को फॉलो करता है या नहीं करता है। यानी कि सैंपल के अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या हम किसी कुछ 100 कैंडी बार्स की, फ़र्ज़ करें कि अगर हम सैंपल लेते हैं और हम कहते हैं कि एक कैंडी बार जो है ये 15 ग्राम की बन रही है, तो हम 100 कैंडी बार्स को देखते थे और उनका वेट कैलकुलेट करते थे और उसकी एवरेज देखते थे। तो सैंपल का आंसर पॉपुलेशन के आंसर के इक्वल आना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा पहला प्रेमिस है कि सैंपल का आंसर पॉपुलेशन के आंसर के इक्वल आना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि सैंपल का आंसर पॉपुलेशन के आंसर के इक्वल ना आए, तो फिर हम कहते थे कि ये जो सैंपल का आंसर पॉपुलेशन के इक्वल नहीं है, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ दिस। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि वाकई ही ये जो बात पॉपुलेशन के बारे में की गई है ये ठीक नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सैंपल के बारे पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है कि 15 ग्राम की कैंडी बार बनती है, ये 15 ग्राम की नहीं बनती, ये सारी बातें हैं, झूठ है। हमने 100 कैंडी बार्स की कैलकुलेशन करके देखी तो भी हमें पता चला कि यार 15 के इक्वल तो आंसर आया नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि सैंपल की सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि हमने 100% पॉपुलेशन नहीं देखी है, सैंपल को देखने की वजह से इसमें कुछ डिफरेंसेस आने की वजह से इसका जो आंसर है वो चेंज आया है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू सैम्पलिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आंसर हमारा पॉपुलेशन के आंसर से डिफरेंट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कहते हैं कि ये देख लेते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या वाकई ये जो डिफरेंस है ये ठीक है या नहीं है। तो बहरहाल ये वो स्टोरी थी जो हम लोग क्या करते थे, हम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखते थे, फिर हम मीन से उसकी दूरी फाइंड आउट करते थे, हम देखते थे कि इसको कैसे चेक करना है इस सैंपल के, इस पॉपुलेशन के ऊपर जो क्लेम किया गया है उसके बारे में। तो ये सिंपल क्लेम था, ठीक है जी। सिंपल क्लेम से मुराद ये कि एक सिंगल क्लेम था कि मीन जो है वो 15 ग्राम है। लेकिन लेट सपोज कि मैं अगर कहता हूं कि मेरी पॉपुलेशन के अंदर 10% लोग जो हैं वो 10% ऑफ माई टोटल पॉपुलेशन वो मेल है, सही है जी, और 90% फीमेल्स हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पॉपुलेशन के बारे में एक नहीं बल्कि 2 क्लेम्स कर दिए। मेरी क्लास की पॉपुलेशन के अंदर 10% मेल हैं, या क्यूएम पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 10% मेल है और 90% फीमेल होता है। दिस इज अ क्लेम दैट आई हैव टू चेक ऑन बोथ वेज, मुझे दोनों तरीकों से इसको चेक करना पड़ेगा। या इसकी एक और एग्जांपल ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि एक स्कूल प्रिंसिपल ये सोचता है कि हफ्ते के 5 दिन हैं तो 5 के 5 दिन ही जो है वो इक्वल लेवल ऑफ एब्सेंस होती है, ठीक है ना। यानी कि मैं ये समझता हूँ, या मैं एक क्यूएम की क्लास की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि यार क्यूएम की क्लास में डेली बेसिस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टी करते हैं, ठीक है जी। तो एक स्टूडेंट के छुट्टी करने के चांसेस जो हैं वो मंडे पे कितने हैं, 20%, ठीक है जी। ट्यूसडे पे कितने हैं, 20%। यानी कि पांचों के पांचों दिन देयर आर इक्वल चांसेस के वो बच्चा छुट्टी कर लेगा, ठीक है जी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
ये 5 दिन है और पांचों के पांचों दिन उसके चांसेस इक्वल हैं कि वो छुट्टी कर लेगा, इनमें से किसी एक दिन तो वो लाजमी तौर पे छुट्टी करेगा। दिस इज ए क्लेम जो कि मैंने अपनी पॉपुलेशन के बारे में कर दिया है। एक क्यूएम के टीचर ने ये कहा है कि मेरी क्लास में हर बच्चा वीक में एक छुट्टी करता है, और वीक में जो छुट्टी वो करता है, मंडे पे छुट्टी करने के चांसेस हैं 20%, ट्यूसडे को छुट्टी करने के चांसेस हैं 20%, वेडनेसडे को छुट्टी करने के चांसेस हैं 20%, थर्सडे और फ्राइडे को भी इक्वल चांसेस हैं कि वो इनमें से किसी भी एक दिन छुट्टी कर सकता है। तो इस तरह के क्लेम्स को हम कैसे टेस्ट करेंगे, इस तरह के क्लेम्स को कैसे ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे, और इनको कैसे हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो सैंपल का डिफरेंस है और जो क्लेम डिफरेंस है, इन दोनों में जो फ़र्क है क्या वो ड्यू टू चांस है या वाकई ही जो क्लेम किया गया था वो गलत किया गया था। इन सारी चीज़ों को हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग में हैंडल करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्टिंग बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है, लेकिन हम एक क्लेम नहीं बल्कि मल्टीपल क्लेम्स कर रहे हैं, और उन मल्टीपल क्लेम्स को हम लोग चेक करते हैं काई स्क्वायर टेस्टिंग के ऊपर। और मज़े की बात यह है कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जितना ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन इज, ए स्कूल प्रिंसिपल वुड लाइक टू नो विच डे ऑफ द वीक स्टूडेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी एब्सेंट, कि हफ्ते में कौन से दिन स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर छुट्टी करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सपेक्ट दैट द स्टूडेंट विल बी एब्सेंट इक्वली ड्यूरिंग द 5 डे स्कूल। दिस इज द क्लेम जिसको हमने टेस्ट करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ये एक्सपेक्ट करता है। सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा क्लेम के वर्ड के साथ ही आपको क्लेम बताया जाए। एक हाइपोथेसिस है जिसको हमने चेक करना है, एक मफरूज़ा है, एक ख्वाहिश है जिसको हमने चेक करना है। तो अगर हम उसे चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस के स्टूडेंट्स जो हैं हर वीक में, मतलब वीक के हर दिन में उनके छुट्टी करने के चांसेस बिल्कुल सेम है। तो अगर हम बात करें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसका मतलब ये है कि इनकी मंडे को एब्सेंट होने के चांसेस हैं 20%, ट्यूसडे को एब्सेंट होने के चांसेस हैं 20%, वेडनेसडे को एब्सेंट होने के चांसेस हैं 20%, थर्सडे और फ्राइडे पे भी 20-20% होंगे। तो ये वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने डाटा के अंदर से। फिर उसने क्या किया, द प्रिंसिपल सिलेक्ट्स ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 टीचर्स आस्किंग देम विच डे ऑफ द वीक दे हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ले जनाब, टीचर ने क्या किया, प्रिंसिपल ने क्या किया, बजाय इसके कि वो बच्चों से पूछता, उसने टीचर से पूछा कि ज़रा अपने हाजिरी का रजिस्टर देखकर बताएं कि कौन से दिन छुट्टी करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि मंडे को छुट्टी करने के चांसेस हैं 23%, और हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि 20% चांसेस हैं मंडे को छुट्टी करने के। ट्यूसडे को 16% है, हमारा प्रिंसिपल कहता था 20% है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देयर आर सम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड सम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है ना जी। अब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के दरमियान में आपको नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट, सही है। ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं वो उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, इज दिस आउट ऑफ चांस, कि यार सैंपल सेलेक्ट किया था, थोड़े से चीज़ों के ऊपर जो है ना वो कैलकुलेशन की है, तो क्या ये आउट ऑफ चांस है या वाकई ही जो प्रिंसिपल की जो एक्सपेक्टेशन है वो ठीक नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग। इन दोनों में से हमने चेक करना है। तो हम कैसे चेक किया करते थे, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर भी हम ये देखा करते थे कि यार जो हमारा टेबल वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी, और एक्सपेक्टेड जो टेबल वैल्यू है, कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से दूर होती थी तो हम कहते थे कि ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, तो दैट इज व्हाई वी विल रिजेक्ट दिस। तो दिस इज सिंपल। लेट्स सपोज कि हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जो नल हाइपोथेसिस है वो डिज़ाइन करेंगे, और नल हाइपोथेसिस ये है कि इक्वल चांसेस ऑफ इक्वल एब्सेंटिज्म है। तो फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ये होगा कि अनइक्वल एब्सेंटिज्म है, राइट। सही जी। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नोटेशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं, मीन वगैरह या इस तरह की चीज़ों को हम लोग चेक नहीं कर रहे। तो जब काई स्क्वायर टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम लोग क्या करते होते हैं, हमेशा की तरह हम लोग इसमें कैलकुलेट करते होते हैं जनाब कि हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी होगी, जो टेबल वैल्यू कितनी होगी। अगर हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू की तरफ चलें
तो कैलकुलेटेड वैल्यू का फार्मूला होता है जी कि हम लोग हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू भी जिसे हम कहते हैं, उसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे, उसका स्केयर लेंगे, उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और तमाम इस तरह की कैलकुलेशंस का सम कर लें। तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई। तो हमारे पास जब हम इनको चेक करेंगे तो हमारे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारी टेबल की वैल्यू क्या आती है। तो काई स्क्वायर की टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप देखें कि आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल क्या है। सिग्निफिकेंट लेवल है 5%, सिग्निफिकेंट लेवल इज 5%। देन आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज n-1, जो कि हम टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कैलकुलेट किया करते थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा जी 5-1 यानी कि 4। तो अब हम टेबल में जाके इसकी वैल्यूज देख लेंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे और कैलकुलेटेड वैल्यूज करेंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हैं, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज आर लेस देन द टेबल वैल्यूज, इफ सच इज द केस, तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि यस, ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू चांस, ये सैम्पलिंग की वजह से डिफरेंस है। बाकी नॉर्मली हर बंदा हर वीक हर दिन में छुट्टी करने के चांसेस इक्वल हैं, 20% है। लेकिन अगर इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस बड़ा हुआ तो फिर हम कहेंगे कि नहीं जनाब, ये जो प्रिंसिपल साहब की जो एक्सपेक्टेशन है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने जो डाटा ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन इक्वल नहीं आ रही है। तो अगर हम कैलकुलेशंस करें और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो चलें एक दफ़ा कर लेते हैं। 23, 16, 14, 19 और 28 है जी, तो जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हर एक के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20-20 ही होगी। हम प्रिंसिपल साहब की बात को नल हाइपोथेसिस मान रहे थे, तो फिर जिस चीज़ को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको हम भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो जनाब हमारे पास जो कैलकुलेशन बनेगी O माइनस ई स्क्वायर, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 23 माइनस 23, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 20 -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ठीक है जी। और ये जनाब हमारे पास 36 बनेगा, ये बनेगा 1 और ये बनेगा जनाब 64, ठीक है जी। तो अगर हम इनको जमा करें तो ये 126 मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड के स्क्वायर को हमने डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। तो जनाब इनकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा जी जनाब। तो आपका ये टोटल आंसर बनेगा जी 6.3। तो अगर हम बात करें कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज 6.3। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और टेबल से लेकर आते हैं जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है और सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो हमारा 5% है। तो इससे हम देखते हैं कि टेबल हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू अलाउ करता है कि यहाँ तक ये डिफरेंस होगा तो कोई बात नहीं, खैर है। हमने देखा है कि टेबल हमेशा हमें इसी तरह की बात बताता है कि भाई यहाँ तक आपका डिफरेंस हो तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है कैलकुलेटेड तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो जनाब ये है हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल। काई स्क्वायर के टेबल में अगर हम देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है जी 4, और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम लोग किधर जाना चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं 0.05 के ऊपर। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 0.05 पे अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी डैट इज़ 9.488। तो टेबल ये कहता है, काई स्क्वायर का टेबल है, काई स्क्वायर का टेबल ये कहता है कि जनाब दिस इज़ द वैल्यू जहाँ तक आपके लिए जो है वो डिफरेंस अलाउ है, जहाँ तक आप डिफरेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 9.488 इज़ द वैल्यू विच इज़ अलाउड बाय टेबल। तो जनाब यस बिल्कुल ठीक है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू के अंडर आ रही है। इसका मतलब ये है कि वी विल एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस के इक्वल एब्सेंटिज्म होता है। हम लोग इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस जो प्रिंसिपल की जो बात है वो ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन ठीक है, और ये हाइपोथेसिस अगर होता तो ये बिल्कुल ठीक हाइपोथेसिस होता कि
हर रोज एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये टेस्ट किया कि ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरती हैं, तो जब भी कभी हम लोग अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, तो इस केस में हम लोग इसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जर्व डाटा है क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है, डज इट फिट ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस। तो जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है तो हम कहते हैं यस इट इज गुड फिट। गुड फिट का मतलब क्या है कि हमारे डाटा को, हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा सही तरह से मीट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर हम लोग ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं जी अगली वीडियो में, फिर उसके बाद कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू जी जनाब। काई-स्क्वायर टेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को देख रहे हैं कि क्या हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज को फुलफिल करती हैं या नहीं करती है। इसका एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है ए डाइस वाज टॉस्ड 144 टाइम्स। एक डाइस जो है वो हम लोगों ने टॉस की है। डाइस के साथ नॉर्मली रोल्ड का वर्ड लिखा होता है। डाइस क्या होती है? डाइस वो लूडो का दाना होता है जिसके ऊपर 6 नंबर्स लिखे होते हैं, उसको आपने 144 दफा टॉस किया है। हमें पता है कि डाइस के ऊपर हर आउटकम के आने के चांसेस इक्वल हैं, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है जी। और इसका मतलब यह है कि जब हमने 144 दफा डाइस को रोल किया है तो इसका मतलब यह है कि इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम्स 1 आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम्स 2 आएगा, 3, 4, 5 सबका सब इक्वल आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि 1 आया था 22 दफा, 2 आया था 23 दफा, 3 आया था 27 दफा, 4 आया था 25 दफा, 5 आया था 26 दफा और 6 आया था 21 दफा। These are the observed occurrences जो कि हमारे डाटा में आई हैं। ठीक है। वो कहते हैं यूजिंग द काई-स्क्वायर टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्सेस द हाइपोथेसिस दैट डाइस इज फेयर। दिस इज आवर हाइपोथेसिस के डाइस फेयर है। ठीक है जी। एक फेयर डाइस का ये मतलब है कि अगर हम लोग उस डाइस को ओवर एंड ओवर अगेन बार बार टॉस करेंगे तो जितने भी उसके ऊपर नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम्स अपीयर होंगे। सही है। एक डाइस फेयर तब होगी जब उसमें 6 के आने के चांसेस उतने ही हैं जितना कि 1 के आने के चांसेस हैं। इसे हम फेयर डाइस कहते हैं, जिसमें कि कोई भी अनफेयर रिजल्ट ना आए। तो डाइस फेयर होने का ये मतलब है कि हर आइटम के अकर होने के चांसेस सेम हैं। अब 144 दफा अगर कोई डाइस रोल किया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं जी 144 डिवाइडेड बाय 6 मींस 24। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व्ड अकरेंसेस तो हैं हमारे पास, हमारी जो एक्सपेक्टेड अकरेंसेस हैं वो ये हैं कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, ये सारे के सारे 24 बार आने चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि हम लोगों ने जो नल हाइपोथेसिस बनाया है वो ये बनाया है कि डाइस फेयर है। हमने ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो ये बनेगा कि जी डाइस इज फेयर। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन रहा है जी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि डाइस इज अनफेयर। ठीक है जी। डाइस अनफेयर तब होगी जब हम इसकी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे, वहां से हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे टेबल की वैल्यू के साथ। और टेबल ने कहा था कि टेबल हमें क्या वैल्यू देता है? टेबल हमें फाइनल कट ऑफ वैल्यू देता है कि इस वैल्यू से बड़ी अगर आपका डिफरेंस है तो फिर जनाब खतरे की बात है। तो हम लोग इस ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डाटा का डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा हम इसको टेबल से कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद उनको आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो जो ऑब्जर्व्ड अकरेंसेस हैं वो है जी 22, 23,
27, 25, 26 एंड 21। तो अब हम लोग सबसे पहले काई स्क्वायर की जो है ना वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि काई स्क्वायर की जो कैलकुलेशन है डेट इज कि हम ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड वैल्यूज माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको उसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ये काम हम हर आइटम के लिए करेंगे और उसके बाद उनके आंसर को सम कर देंगे तो हमारे पास ये काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये हम कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि हम 22 में से 24 माइनस करेंगे। 22 में से 24 माइनस किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, 4/24 किया और उसको यहाँ पे लिख दिया। तो इसकी कैलकुलेशन को मैं फास्ट करने के लिए ये वाली एक्सेल की शीट यूज कर रहा हूँ। लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज लिखेंगे 22, 23, 27, 25, 26, 21। ठीक हो गया जी। और इधर हम लोग लिखेंगे अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है जी। मैंने क्योंकि एक्सेल का फॉर्मूला लगा लिया है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये क्या किया हुआ है, जस्ट मैंने ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए किया है। सो द सम इज 1.16। ठीक है जी। हमने हर एक्चुअल वैल्यू को उसकी ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस किया। ये एक की कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ज़रा देखिएगा हमने क्या किया, ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को माइनस किया तो -2 आया, इसका स्क्वायर किया तो 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास जो आंसर है डेट इज 0.1667। तो ये आपके सामने सारे मतलब ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होगी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो काई स्क्वायर टेबल की वैल्यू है डेट इज अगेन देख लेते हैं, दैट इज 1.16, यानी कि 1.167 कह सकते हैं हम, या 1.17 कह देते हैं। ठीक है जी। या चले 3 डिजिट तक लिख लेते हैं क्योंकि टेबल से भी हमें 3 डिजिट का आंसर नजर आता है। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है जनाब 5-1 यानी कि 6-1, 6 आइटम्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6-1 यानी कि 5। तो जनाब हम जाएंगे अपने टेबल में, तो हमें टेबल के अंदर से 5 के डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर 0.05 में जो नंबर मिल रहा है डेट इज 11.070 कि जनाब यहाँ तक आपका डिफरेंस आ जाए तो खैर है। तो जनाब हमारे पास 11.070 तक डिफरेंस आने के चांसेस हैं। हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ये दरम्यान में इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या पता चला कि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के दरम्यान में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि हम इस हाइपोथेसिस को मानते हैं कि डाइस फेयर है, वी एग्री टू दिस हाइपोथेसिस, और ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है कि 24 दफ़ा आना चाहिए था 22 दफ़ा आया है, 24 दफ़ा 2 आना चाहिए था 23 दफ़ा 2 आया है, 24 दफ़ा 3 आना चाहिए था 23 दफ़ा 27 आया, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चांस, ये चांस की वजह से है। और ये जो चांस है, ये जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आइटम्स की जो ये कैलकुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 144 टाइम्स जो है इसको टॉस किया है, अगर हम 1440 यानी कि 1440 दफ़ा टॉस करेंगे तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का, ये बहुत और छोटा हो जाएगा। सही है। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी हैव कैलकुलेटेड दैट कि जनाब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से बहुत छोटी है। इसका मतलब यह है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डाइस फेयर है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं जनाब, जरा गौर से देखिएगा। एक कार रिटेलर सेल्स ए मॉडल ऑफ कार विद ए चॉइस ऑफ 5 कलर्स। ठीक है जी, कार रिटेलर है, वो 5 कलर में गाड़ियां बनाता है। ही एक्सपेक्ट्स डिमांड दिस ईयर टू फॉलो द डिमांड लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ कलर। उसने एक एक्सपेक्टेशन बनाई हुई है कि इस साल भी डिफरेंट कलर्स की गाड़ियां उतनी ही बिकेंगी, उसी रेशो में बिकेंगी जितनी पिछले साल बिकी थी। फॉलो द डिमांड लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ चॉइस। अब देखें ना, डिफरेंट कलर्स की गाड़ियां आती हैं हमारे मुल्क में, तो वैसे ही गाड़ियों के ऊपर एक अजीब किस्म का सिस्टम चल रहा है कि जो मर्जी गाड़ी जितनी मर्जी आ जाए लोग उसको खरीद लेते हैं, और कभी कभार तो एक खास किस्म के रंग की गाड़ी मार्केट में कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। 6-6, 7-7 साल का और बड़ी 6-6, 7-7 महीनों का, और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे तो तकरीबन 1 साल का ऑन करना होता है, यानी कि आप उसकी पहले बुकिंग कराते हैं, 1 साल के बाद वो गाड़ी आपको आके मिलती है। तो दिस इज अनदर
वेरी होपलेस सिचुएशन है, लेकिन हम एक नॉर्मल सिचुएशन की बात करें कि जहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरर जो है उसने डिसाइड किया है कि मैं देखूंगा कि करंट ईयर में भी जो सेल्स हैं वो पिछले साल की तरह ही रहेंगी। ठीक है जी। The first 150 cars sold this year do not seems to have followed this pattern। उसने कहा कि मुझे तो परेशानी ये हो गई है कि मैंने जो पहली 150 गाड़ियां बेची हैं वो उस पैटर्न के हिसाब से बिकी ही नहीं जितनी हमने लास्ट ईयर की एक्सपेक्टेशंस निकाली थी। He is worried that the taste have changed. Perform a chi-square at the 5% level of significance to determine whether the customer's taste as regard to the same एज लास्ट ईयर। ठीक है जी। अगेन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि जो एक्चुअल सेल्स हैं दे आर जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड सेल्स, और इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज जस्ट आउट ऑफ चांस। ठीक है, और कोई वजह नहीं है, पैटर्न्स चेंज नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एच नॉट हमारा जो बेसिक होगा वो ये होगा कि द टेस्ट आर सेम, यानी कि गाड़ियों का टेस्ट लोगों का चेंज नहीं हुआ है, कलर की प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुई हैं। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि टेस्ट और चॉइस आर नॉट सेम, ये इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। जो पिछली दफ़ा था वो अब नहीं। ठीक है जी। तो अब हमारे पास कुछ एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई हैं, कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आ गई हैं, और हम उनसे काई स्क्वायर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उनसे काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अपनी टेबल की वैल्यूज़ के साथ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सिंपल है। अगेन काई स्क्वायर की कैलकुलेशन के लिए आपको एक्चुअल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ये हम अपनी एक्सेल की शीट में पुट कर लेते हैं। 30, 50, 35, 50, 30, 10 एंड 25। तो इस काई स्क्वायर का जो डिफरेंस आया दैट इज 26.94। नाउ आई एम श्योर कि आपको वो कैलकुलेशन दोबारा करके देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करना आसान है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज, दैट इज 26.94। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल से हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल जो है दैट इज 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन n-1 होता है। नंबर ऑफ वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 4। तो हमने 4 के साथ देखना है, ये हमने पहले भी सवाल में किया था, वो था जी ये 9.44। तो जनाब जब हम चलते हैं टेबल की तरफ, अपने कैलकुलेशन की तरफ, 9.44, ओहो इतना सारा डिफरेंस आ गया। तो अब इसका मतलब है कि वाकई ही इस गाड़ी वाले को परेशान होना चाहिए, ये कार रिटेलर को परेशान होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चेंज हो चुके हैं। अब ये जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के दरमियान में जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है कि वो 9.44 से बहुत ऊपर चला गया है। यानी कि जितना डिफरेंस सैम्पलिंग समझ लें, या जितना डिफरेंस जो है वो इग्नोरेबल था, उससे ये बहुत बाहर चला गया है काम। तो इसका मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस थिंग, और हमें ये अब हमें ये कहना चाहिए कि नहीं जनाब, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो लोगों का जो टेस्ट जो है वो अब सेम नहीं रहा है, अब उनका टेस्ट चेंज हो गया है। राइट। सो दिस वाज अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। एक और छोटा सा सवाल है विच इज़ नॉट एक्चुअली ए लेंथी क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। उसने आपको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और आपसे काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कोई नल हाइपोथेसिस, कोई खर्चा, कोई इस तरह की परेशानी नहीं बताई, इवन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं बताया आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो खैर आपको यहाँ से पता चल जाएगा, सिग्निफिकेंट लेवल भी आपको नहीं बताया। लेकिन क्योंकि हमने इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो हम सिर्फ वही काम करेंगे जो हम इससे पहले करते आए हैं कि हम लोग टेबल के अंदर ये कैलकुलेशंस करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं वो हैं जनाब हमारे पास 11, 11, 5 और 8, और ये वाली नहीं है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू है जी 10, 11, 4 और 8। थोड़ा सा ही आंसर आएगा इसका, नहीं जनाब 0.35 इज द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो एग्जामिनर इस एरिया में आपसे को बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछता, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब हम काई स्क्वायर टेस्टिंग की दूसरी टाइप की तरफ चलेंगे, विच इज़ व्हाट वी कॉल टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, कि हम लोग दो आइटम्स के दरमियान में रिलेशनशिप की एसोसिएशन की
जो बात है वो उसको एसोसिएशन को जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ यूजेज ऑफ काई स्क्वायर टेस्टिंग, दैट इज टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी बहुत मजे की चीज है, इसे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। नॉर्मली दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में, चाहे वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों, हम लोग जब कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अनदर टास्क जो कि बेसिक क्लेम टेस्टिंग के जो रूल्स हैं उनसे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हमारे पास ग्रेड्स हैं और ग्रेड्स में स्टूडेंट्स के हवाले से बात की गई है कि हाई ग्रेड हो सकते हैं, एवरेज ग्रेड हो सकते हैं या लो ग्रेड हो सकता है। आपकी आसानी के लिए ये मैं कह सकता हूं कि ये ग्रेड ए है, एवरेज ग्रेड बी है और लो जो है वो सी है। फर्ज करें कि ए ग्रेड होगा या बी होगा या सी होगा, इसके अलावा कोई ग्रेड नहीं होगा। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जो पढ़ते हैं वो या तो ए ग्रेड हासिल करते हैं या बी ग्रेड हासिल करते हैं या सी ग्रेड हासिल करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग उनके एक और क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करें, दैट इज कि वो लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं या शॉर्ट आवर्स पढ़ते हैं। अब क्योंकि ये बुक की एग्जांपल है तो इसलिए मैंने इसको एज इट इज कॉपी करना मुनासिब समझा है। हम इसको भी थोड़ा क्वांटिफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि 5+ आवर्स पढ़ते हैं, और वो स्टूडेंट शॉर्ट से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट जो 5 घंटे से कम पढ़ते हैं, 5 घंटे या 5 घंटे से कम पढ़ते हैं। तो मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर की वैल्यूज को भी छोड़ दें। मैं एक टेबल बना के बैठा हूं जो टेबल दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, ग्रेड्स को और टाइम ऑफ स्टडी को। और हम लोग एक टेबल बना के बैठे हुए हैं, कोई 75 लोगों का डाटा हमने कलेक्ट किया है और हम लोग ये समझते हैं कि ये आइडेंटिफाई किया जाए, ये कैलकुलेट किया जाए कि क्या वाकई ही ग्रेड्स का टाइम ऑफ स्टडी से कोई ताल्लुक है। इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन दीज टू आइटम्स, या ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि बंदा जितना मर्जी स्टडी करे उसके ग्रेड्स उसकी स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमें पता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड्स एंड द लेंथ ऑफ स्टडी, कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपके उतने अच्छे ग्रेड्स आएंगे। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें और भी तो बहुत सारी चीजें कार फरमा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, स्टूडेंट की पिकिंग पावर होती है, स्टूडेंट जिस मटेरियल से पढ़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट जिस टीचर से पढ़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो बहरहाल उन सब चीजों को हम साइड पे करके दो वेरिएबल्स के दरमियान में एसोसिएशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो ये होता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ये एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, जैसे पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है तो इट मींस कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। ठीक है जी। तो सिमिलरली इंडिपेंडेंट मींस के ग्रेड्स का टाइम ऑफ स्टडी पे कोई ताल्लुक नहीं है और टाइम ऑफ स्टडी का ग्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमें पता है कि इनके दरमियान में कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा पढ़ता था उसके उतने हाई मार्क्स आने चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमने बात की कि इनके ऊपर कुछ और भी चीजें कार फरमा होती हैं, तो हम अब ये देखेंगे काई स्क्वायर टेस्टिंग को सामने रखते हुए कि क्या वाकई ही इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन पाई जाती। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन इज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल्स। लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया है। हमें सिर्फ टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दी गई हैं, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो ये जो टेबल है दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज टेबल। जब हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का टेबल दिया गया है तो हम वहां से एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टेबल बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो चीजें अलोंग द कॉलम लिखी हुई हैं उनका अलोंग द रो लिखी जाने वाली आइटम्स के साथ ताल्लुक है। तो इसलिए हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की बेसिस के ऊपर एक्चुअल वैल्यूज जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो जिस तरह से ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का टेबल है, बिल्कुल सेम एज इट इज देयर विल बी अ टेबल फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टेबल अब मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करने लगा हूं, जरा गौर से देख लीजिएगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। और ये बहुत ही ईजी और बहुत मजे की कैलकुलेशन है। हम लोग बात कर रहे हैं हाई ग्रेड्स की, हम एवरेज ग्रेड्स की बात कर रहे हैं और लो ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे है लॉन्ग आवर्स और हमारे पास है जनाब शॉर्ट आवर्स। ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, इनके अगेंस्ट हर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के, ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है ना जी, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं 3 और ये 3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, बाकी तो सारे टोटल्स हैं। हम लोगों ने अपने डाटा के अंदर से ये ऑब्जर्व किया है कि जनाब ये ने टोटल 75 यूजर्स का डाटा लिया है और टोटल 75 यूजर्स के अंदर से हमें लगा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके हाई ग्रेड्स आते हैं और वो लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं, 14 लोग ऐसे हैं जिनके एवरेज ग्रेड्स आए हैं और वो लॉन्ग आवर पढ़ते हैं, और 5 लोग ऐसे हैं जिनके लो ग्रेड्स आए हैं हालांकि वो लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं। तो यस, तो हमारे पास जब हर तरह का डाटा है तो वी विल फाइंड आउट सम एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो कि हमें उस डाटा के अंदर से एक्सपेक्ट, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे और वही फॉर्मूला लगाएंगे O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का समेशन। तो हमारे पास आइटम आ जाएगी, हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यूज के साथ जो कि काई स्क्वायर की टेबल वैल्यूज है, फिर उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो जब कभी हम लोग टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करते हैं तो हम लोगों को ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के टेबल में से ही एक्सपेक्टेड वैल्यू का टेबल निकालने का तरीका जो है वो आना चाहिए। अच्छा जी, ये एक चीज देख लीजिएगा कि ये जो 5 है, दिस इज नॉट 5, दिस इज एक्चुअली 4, तो 4 के बाद ये जो टोटल है ये 18 बनता है और इधर भी ये टोटल ठीक होता है। तो ये मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, इसको जरा देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हर आइटम के अगेंस्ट कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन हैं, इन 6 की 6 ऑब्जर्वेशन की रेलिवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है कि व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस। तो वो जनाब वो हम देखने लगे कि वो किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। अच्छा, हर आइटम की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजे का है। देखिए जनाब, फर्ज करें कि मैं इस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो जिस आइटम की भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस आइटम की भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप क्या करें, उस आइटम का रो टोटल और उस आइटम का कॉलम टोटल जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उसको डिवाइड कर दें जनरल टोटल के साथ, जिसे हम कैपिटल N भी कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस 3 का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो देखें जरा कि ये जो 3 है इसका रो टोटल क्या है। इसका रो टोटल है जनाब 21 और इसका कॉलम टोटल क्या है 13, और इसको मैंने डिवाइड करना है जी 75 के साथ। तो मेरे पास उसका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 75, सो द आंसर इज 3.64। नहीं जनाब, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 3, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दैट इज 3.64। ठीक होगा जी। तो हर आइटम को जब आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके रो टोटल को और कॉलम टोटल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 75 विच इज द ग्रैंड टोटल। तो लेट्स सपोज कि मैं अगर इस आइटम का की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसका रो टोटल है जनाब 21, कॉलम टोटल है जनाब 44, डिवाइड करूंगा मैं इसको 75 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा जी कुछ इस तरीके से 21 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज इक्वल टू 12.32। तो हर आइटम की बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक और एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं फाइंड आउट कर देता हूं, बिल्कुल ये लास्ट वाले आइटम की। इसका रो टोटल है जनाब 54, इसका कॉलम टोटल है जनाब 18 और डिवाइड करना है जनाब 75 से, तो मेरे पास जो इसका टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल टू जस्ट लाइक दिस 54 multiplied by 18 divided by 75 that is equal to 12.96. तो 12.96 is the answer here. इस वीडियो को पॉज करें और बाकी 3 आइटम्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करें। ले जनाब, सारी आइटम्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। तो
अब हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज कि हम लोगों ने टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करना है, और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग करते हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले इसका नल हाइपोथेसिस डिजाइन करेंगे। और नल हाइपोथेसिस ये है कि इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो एसोसिएशन, या इन अदर वर्ड्स बोथ आइटम आर इंडिपेंडेंट। नल हाइपोथेसिस क्या है? नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है बिटवीन ग्रेड्स एंड टाइम ऑफ स्टडी। ठीक है जी। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि देयर इज सम एसोसिएशन इज प्रेजेंट बिटवीन ग्रेड एंड टाइम ऑफ स्टडी। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को चेक करने को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग अपनी टेबल की वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर जो है वो तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे हम, और ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर को एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिवाइड करके उसका सम निकालेंगे तो वो हमारे पास कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम बात करें टेबल की, तो टेबल वैल्यू जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी आएगी। हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में, वो लिखा भी हुआ मैंने, 5% सिग्निफिकेंट लेवल हम ले लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होगा? तो गौर से देख लीजिएगा, जब हमारे पास डाटा इस तरीके से होगा कि हम टेस्ट ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इस तरह से जो डाटा हमें दिया गया होता है जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और डाटा को उन वेरिएबल्स के दरमियान में डिवाइड किया गया है, इसे हम कंटिजेंसी टेबल कहते हैं, जिसमें कुछ रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। तो कंटिजेंसी टेबल के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम -1। इस टेबल में 2 रोज हैं और इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, तो इस हिसाब से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता है 2। एक एक करके इनकी कैलकुलेशंस करते हैं जनाब। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी? अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? 3, और उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 3.64। तो ये दोनों हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.64 है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 14 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 12.32 है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 5.04 है, यानी कि हर आइटम के साथ उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10 है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 9.36 है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 30 है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 31.68 है, और सिमिलरली ऑब्जर्व वैल्यू 14 है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 12.96 है। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, और इनको करने के बाद जब आप इनका समीशन निकालेंगे तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू 0.5582। अब हम चलते हैं जी टेबल की तरफ। सिग्निफिकेंट लेवल है जी 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 की। तो अगर हम टेबल में जाएं, काई स्क्वायर के टेबल में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 की और सिग्निफिकेंस लेवल है 0.05, तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिलती है दैट इज 5.991। तो अगर आप गौर से देखें तो जनाब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू फॉल कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पाए। नल हाइपोथेसिस ये कहता था कि कोई एसोसिएशन नहीं है ग्रेड्स और टाइम ऑफ स्टडी के दरमियान में। अब जरा गौर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नल हाइपोथेसिस ये था कि इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़ें फिर भी आपके ग्रेड्स कम आए, और ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत कम पढ़े और आपके ग्रेड्स ज्यादा आए। तो देखिए यही नहीं हो रहा। ये 4 लोग जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा और इनके ग्रेड्स जो हैं वो कम आए। ये जो 10 लोग हैं इन्होंने बहुत थोड़ा पढ़ा लेकिन इनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ गए। तो हम क्या कहें, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ज्यादा पढ़ने वालों का भी ग्रेड्स कम भी हो सकते हैं, खराब भी ज्यादा भी हो सकते हैं, और कम पढ़ने वालों के ग्रेड्स भी कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। सो देयर इज नो एसोसिएशन एक्चुअली। देखिए रियल लाइफ में तो हम ये समझते हैं कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है, जो बच्चा ज्यादा देर पढ़ता है उसके ग्रेड्स ज्यादा अच्छे आते हैं,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स कार फरमा होते हैं। तो हमें लग रहा था कि शायद इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन डेवलप हो जाएगी, लेकिन देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन ग्रेड्स एंड टाइम। ये हम लोगों ने इस डाटा के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये चीज जो है ये समझ आई होगी। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने में मदद देता है। एक और सवाल देखते हैं जी, बड़ा मजे का सवाल है। उन्होंने बताया है मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोड्यूसेस आइटम्स एट 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज। 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज पे वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ए सर्वे इज कैरिड आउट टू डिटरमिन इफ देयर इज एन एसोसिएशन। ले जनाब, यहां से आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट ऑफ एसोसिएशन लगना है बिटवीन द क्वालिटी ऑफ आइटम एंड द फैक्ट्री दैट दे आर मेड इन। यानी कि उनके आइटम्स के अंदर से जो क्वालिटी की जो प्रपोजिशन है उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये वर्किंग की है कि एक टेबल के अंदर, कंटीजेंसी टेबल के अंदर हमें बताया है कि कौन कौन सी आइटम्स हैं और इनका यूजेज और इनका कौन कौन सी फैक्ट्री से ये बने हैं और इसके ऊपर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आइटम की क्वालिटी का उसकी फैक्ट्री से कोई ताल्लुक है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक फैक्ट्री में बनने वाली आइटम्स ज्यादा बेहतर है या किसी एक फैक्ट्री में बनने वाली आइटम्स ज्यादा बुरी कंसिडर की जाती हैं। तो यस, हमारे पास एक कंटीजेंसी टेबल है और उस कंटीजेंसी टेबल के अंदर हमने 100 आइटम्स का टोटल किया है और हमें इन 100 आइटम्स के अगेंस्ट ये पता चला है कि इनकी बाइफर्केशन कैसे है। ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है जिन्हें हम एक्चुअल वैल्यूज भी कहते हैं, ये वो वैल्यूज हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और फिर हम इनके दरमियान में काई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और अगर वो वैल्यू टेबल से कम होगी तो हम ये कहेंगे कि जनाब इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अगर वो वैल्यूज टेबल से ज्यादा होंगी तो हम कहेंगे कि यस इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। तो लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यूज का टेबल कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस है एक्सपेक्टेड वैल्यूज की। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का अलग से टेबल बनाने की बजाय हम सीधा ही उसको काई स्क्वायर की कैलकुलेशंस के अंदर ही प्रेजेंट करते हैं। ये फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, सबसे पहले अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी या फिर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी या फिर गुड क्वालिटी। तो हम ये टेबल बना सकते हैं या हम ऐसे करते हैं कि हम सीधा ही कैलकुलेशन करते हैं। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ये है नो रिलेशनशिप, नो एसोसिएशन, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है यस एसोसिएशन। तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एसोसिएशन इज प्रेजेंट। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या करते होते हैं, हम काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते होते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेशंस में हम लोग लिखते होते हैं जी एक्चुअल वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो हैं हमारे पास 8, फिर उसके बाद 25, 21 या किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 8 के नीचे 4, फिर 25, 27, 21, 15। बहरहाल रूल ये है कि आपने उसके सामने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक लिखनी है, गलत नहीं लिखनी। 4, 27 और 15। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 8 के सामने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है, तो कैलकुलेटर पे हम इसे करते हैं जी। 8 का रो टोटल है 54, 8 का कॉलम टोटल है 12 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास जो आंसर है डेट इज 6.48। तो 8 के सामने लिखना है 6.48। आगे चलते हैं जी। 25 के सामने क्या लिखेंगे हम, 25 के सामने लिखेंगे 54 ज़रा 52 डिवाइडेड बाय 100, तो हम इसे कहेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम उसे अगर डेसिमल्स को इधर ले जाएं तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा 28.08 25 की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो 25 के सामने आपने लिखना है 28.08। ठीक है, ये बड़े ध्यान से लिखना है कि कौन सी आइटम की एक्सपेक्टेड वैल्यू बना रहे हैं। अगर आपको करने में दिक्कत है तो आप सिंपल पहले इसका कंटीजेंसी टेबल की एक्सपेक्टेड वैल्यूज बना लें,
सारा ज़बानी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशंस करने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 21 के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 54 ज़रब 36, तो वी विल डू दिस 54 बाय 36, 1944 है तो 19.44 हो जाएगा। ये कौन सा 21 का है, 19.44। इस 4 के लिए क्या करना है, 12 और 46 करना है जी, 12 इंटू 46, तो ये बना 552 यानी कि 5.52। 4 के सामने बनेगा जी 5.52। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल को उधर मूव कर दें। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं 27 का मतलब है 46 एंड 52, तो वी विल डू दिस 46 मल्टीप्लाई बाय 52 विच इज इक्वल टू 2392, तो ये हो जाएगा 23.92 और एंड पे हमारे पास रह गया 15 जो कि होगा जी 46 और 36। 46 मल्टीप्लाई बाय 36 1656, इसे 16.56 लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। तो ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे और इनका डिफरेंस निकाल के हम समीशन निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1.781659। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी हो गई जी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू देख लेते हैं जी। टेबल वैल्यू के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रो -1 इंटू कॉलम -1, तो ये हमारे पास रो -1 हो जाएगा जी 1 और कॉलम -1 2 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 बन रहा है। और इसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो इस क्वेश्चन में है जी 1%। तो अगर हम टेबल में जाएं तो हमें नजर आएगा कि 1% के ऊपर यानी कि 0.01 के ऊपर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक्सपेक्ट जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है जी 9.21, तो 9.21 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब हम कहेंगे, ये देखें ये हमारा जो आंसर है ये बहुत छोटा है। दिस मीन्स कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, और नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ आइटम एंड द फैक्ट्री इन विच दे आर मेड। ठीक है जी। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और हम कहेंगे कि फैक्ट्री का आइटम की क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आइटम और फैक्ट्री ऐसे नहीं है कि एक फैक्ट्री के ऊपर जो है ना वो आइटम ज्यादा खराब बन रही हैं और एक के ऊपर कम खराब बन रही हैं। ये नॉर्मल रिलेशनशिप है, क्योंकि हर फैक्ट्री में खराब आइटम्स बन सकते हैं, हर फैक्ट्री में सेटिस्फैक्टरी और गुड क्वालिटी आइटम्स बन सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। हम लोगों ने टेस्ट ऑफ एसोसिएशन की 2 बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स कर ली। अगले वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। थैंक यू जी जनाब। काई स्क्वायर टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। काई स्क्वायर टेस्टिंग में हम लोग टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं और उसमें हमने देखा है कि कंटीजेंसी टेबल होता है। कंटीजेंसी टेबल के अंदर एक छोटा सा और वेरिएशन है, मैं से कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, दिस इज नॉट ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सेम तरीके से हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एसोसिएशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें डाटा 2x2 के कंटीजेंसी टेबल में मिल जाए तो फिर हमें फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। उसकी रीजन क्या है, दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे कि हम ये ऐसा क्यों करते हैं। बहरहाल हमें ऐसा करना है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ये चेंजेस है, फॉर्मूला में एक छोटी सी वेरिएशन है, बस आप ये चीज ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ डाटा जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं ये और ये 2 रोज हैं। अगर हमें इस तरह से डाटा मिला होगा तो फिर हमें फॉर्मूला के अंदर जो कि हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी। अभी हमारा जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला है दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और हर आइटम के लिए ये काम करने के बाद उसको सम कर लिया जाए तो हमारे पास आता है समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये तो है जी काई स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर एवरीवेयर जहां पे अभी तक हम लोगों ने इसको यूज किया है। लेकिन अगर हम लोग टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं और हमारे पास 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल आ जाता है तो इस फॉर्मूला में थोड़ी सी वेरिएशन करनी होगी। वेरिएशन बड़ी टेक्निकल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है जी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू आप करते हैं, अभी भी आपने ऐसे ही करना है, लेकिन करेंटली आपने ये करना है
कि ऑब्जर्व्ड या एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो भी डिफरेंस आए उसमें से रिड्यूस करना है 0.5, माइनस करना है 0.5। सही है, गौर से देख लीजिएगा। अब ये सवाल जो है दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है कि ये 0.5 क्यों है, ये 1 क्यों नहीं है, ये 1.5 क्यों नहीं है, ये 0.7 क्यों नहीं है, ये 0.5 है। इसे हम येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर कहते हैं, येट्स करेक्शन फैक्टर कहते हैं, येट्स करेक्शन फैक्टर कहते हैं। ये येट्स भाई ने बताया था कि यार जब भी तुम इस तरह से करो तो अगर तुम्हारे पास 2/2 का कॉन्टिजेंसी टेबल आ जाए तो करेक्ट आंसर हासिल करने के लिए ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का जो आंसर है जिसका तुम सम करते हो, जिसका तुम स्केयर करते हो, स्केयर करने से पहले उसको 0.5 से रिड्यूस कर दिया करो और फिर उसके बाद उसका स्केयर लिया करो और डिवाइडेड बाय ई किया करो और फिर खाली वक्त पे अल्लाह ही अल्लाह किया करो। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काई स्केयर व्हेन वी हैव ए 2/2 कंटीजेंसी टेबल। सही है। अच्छा, मैं अपने वर्ड्स को बड़े ध्यान से बता रहा हूं, वो ये है कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिड्यूस करना है, माइनस नहीं करना। ये जो दो बार्स होती हैं जो कि किसी नंबर के इर्द गिर्द लगा दी जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी कि उसका साइन इग्नोर कर दें आप, और उसका साइन इग्नोर करने के बाद जो आइटम बच जाए उसमें से 0.5 माइनस करना है, यानी कि आइटम को रिड्यूस करना है। लेट्स सपोज के हमारे पास है जनाब, a survey of 50 students at high school showed that they had made the following choices to study a second European language। मेल और फीमेल है, यानी कि जेंडर की क्लासिफिकेशन है और लैंग्वेज की प्रेफरेंसेस है कि मेल और फीमेल फ्रेंच और इटालियन में से कौन सी जुबान पढ़ना चाहते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो हमारे पास ये 4 का ऑब्जर्व्ड डाटा मौजूद है। टोटल 50 लोगों से हमने पूछा है तो हमें ये डाटा मिला है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का जेंडर से कोई ताल्लुक है, इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस एंड जेंडर। ये एसोसिएशन किस तरह से है, कौन से जेंडर को कौन सी लैंग्वेज पसंद है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि क्या वाकई इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 आइटम्स। तो अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि अपना नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, एंड द नल हाइपोथेसिस इज नो एसोसिएशन। तो जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है दैट इज देयर इज सम एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन की डायरेक्शन क्या है, एसोसिएशन की स्ट्रेंथ क्या है, ये हम और टेस्ट लगाते हैं, वहां से पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि इन 2 आइटम्स के दरमियान में देयर इज सम एसोसिएशन, और वो जो एसोसिएशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम लोग काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या क्या है, 14 है, 6 है, 8 है और 22 है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, बिल्कुल जिस आइटम की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसकी रो टोटल को कॉलम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल से डिवाइड करेंगे। तो अगर हमें 14 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए तो वी विल कैलकुलेट इट इन दिस वे। हम कहेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 50 which is equal to 8.8. So the expected value is 8.8. दोबारा चेक कर लेते हैं, काफी छोटी आई है। 20 मल्टीप्लाई बाई 22 हम डिवाइड कर रहे हैं 50 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है 8.8। ओके, दूसरा, इस 6 की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है 20 और 28। तो वी विल मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाय 50, सो द आंसर इज 11.2। फिर इस 8 के लिए हम 30 को और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर 8 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 22 और हम इसे डिवाइड करेंगे
50 से, विच इज द टोटल, एंड द आंसर इज 13.2। काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में। लेट्स सी, मेरे ख्याल से हमें नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। द लास्ट आइटम इज 22। तो 22 के लिए 30 और 28 को मल्टीप्लाई करना होगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 50, सो द आंसर इज 16.8। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने यहां पे आपको कैलकुलेशन बतानी है। अब जरा गौर से देखिएगा, हम कह रहे हैं कि हमने ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करनी है, फिर उसको रिड्यूस करना है 0.5 से, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, यानी कि उसका साइन इग्नोर कर देना है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में से, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देना आपने, फिर उसमें से 0.5 माइनस करना है, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लेना है, और फिर उसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। गौर से देखिएगा, ये मैं चारों केसेस में करूंगा ताकि आपको यहां पे समझ आ जाए। तो इजी तो है ये, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स को ये ठीक से समझ नहीं आता, इसलिए वो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हम सबसे पहले ऑब्जर्व्ड में से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू 8.8। आंसर आया है 5.2। दिस इज पॉजिटिव आंसर। इसमें से हमने माइनस करना है 0.5, तो मेरा आंसर आएगा जी 4.7। इसका मैं करूंगा स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से, विच इज 8.8, तो मैं पहुंचूंगा 2.51 पे। सो दिस इज द वैल्यू 2.51। अगर हम 3 डेसिमल्स तक जाना चाहते हैं तो 2.510 लिख लेते हैं। अगेन दूसरा करते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 6, एक्सपेक्टेड वैल्यू है 11.2। आंसर आया है माइनस में, हमने इसका साइन इग्नोर कर देना है। तो कैलकुलेटर पे साइन इग्नोर करने के लिए आप सिंपल आइटम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5.2, या सिंपल आप लिख लें 5.2 आपका आंसर आया। 5.2 में से 0.5 माइनस करना है। क्यों करना है? ये बात हमने की थी कि जनाब उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इग्नोरिंग द साइन, यानी कि माइनस का है या प्लस का है, जो भी है हम उसे प्लस का कंसीडर करेंगे। तो 5.2 माइनस 0.5 ये हमारे पास आता है जी 4.7, और 4.7 का स्क्वायर करेंगे जी, और इसको अब डिवाइड करना है हमने 11.2 के साथ, तो हमारा जो आंसर है डेट इज 1.972। करेंगे, सारी आइटम्स करते हैं ताकि आपको समझ रहे। 8 माइनस 13.2, नेगेटिव आंसर आएगा कितना? -5.2। तो -5.2 को हम लोग प्लस का 5.2 ही कंसिडर करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0.5, फिर इसका लेंगे स्क्वायर, फिर इसे डिवाइड करेंगे 13.2 के साथ, तो हमारे पास जो रेलेवेंट आंसर आएगा डेट इज 1.673। 1.673। एंड द लास्ट वन इज 22 माइनस 16.8, तो ये हमारा पॉजिटिव ही आंसर है 5.2। इसमें से हम माइनस करेंगे 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे हम 16.8 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू 1.314, तो 1.314। अब हम इनको जमा करते हैं जी, तो हमारे पास जो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस 2.510 7.469 7.469। ठीक है जी, तो ये हमारी टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमें टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिग्निफिकेंट लेवल इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है जी 5% है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, रो -1 इंटू कॉलम -1। रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 ही हैं, तो इसका मतलब है 1 इंटू 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1 आएगा। तो अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट करते हैं जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 है, और 1 के साथ हमें जो सिग्निफिकेंट लेवल चाहिए दैट इज 0.05, राइट। 1 एंड 0.05, तो 1 के अंदर 0.05 के नीचे है जी 3.814। तो हमारी जो अलाउड वैल्यू है, जिसे हम कह सकते हैं कि टेबल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3.841।
तो अब जरा देखें कि हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबल वैल्यू से इंतहाई ऊपर चली गई है, दैट इज 7.469, और हमारा टेबल ये कहता था कि ज्यादा से ज्यादा ये 3.841 हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है, जो कि था कि कोई एसोसिएशन नहीं है जेंडर के अंदर और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अंदर, वो नल हाइपोथेसिस अब रिजेक्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि यस देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। ठीक हो गया जी। तो जेंडर और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के दरमियान में एक एसोसिएशन होगी, हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा। और नल हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के केस में हमेशा ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में बिल्कुल हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस की है। जो डिफरेंस था वो सिर्फ ये था कि जब हमें 2x2 का कंटीजेंसी टेबल आ जाता है तो उसमें हम येट्स का करेक्शन फैक्टर लगाते हैं। येट्स करेक्शन फैक्टर ये है कि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है इसको आपने रिड्यूस करना है 0.5 से, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लेना है, ताकि ये जो 2x2 का कंटीजेंसी फैक्टर है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 आता है, इसमें ये करेक्शन डाली जा सके। राइट। सो आप लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह अब आपके लिए इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।